जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यह जानेंगे कि हमारा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। इन द सेंस, यदि आप एक भारत के नागरिक हैं तो आपको जन्म से ही कुछ अधिकार मिले हैं जिनको न जानने के अभाव में कई लोग आपको मूर्ख बनाकर चले जाते हैं। इसलिए आज का इस मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम एक भारतीय होने के नाते यह अच्छे से जान पाए कि हमारा स्वयं का अधिकार क्या है, क्योंकि यदि स्वयं का अधिकार ही यदि हम नहीं जान पाएंगे तो एक भारतीय होने के बावजूद भी आप भारत में कुछ नई काम नहीं कर सकते, नई कार्य को क्रियान्वयन में नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमारा जो मूल अधिकार है वह भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। कितने में? भाग 3 अब यह भाग और अनुच्छेद क्या वाला है? भाग और अनुच्छेद को मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया था। जैसे भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, धारा क्या है, इन सभी को अच्छे से मैंने बता दिया था। लेकिन फिर भी इस वीडियो के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि भाग क्या है और अनुच्छेद क्या है। जैसे कि अगर नॉर्मली कोई हम बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में एक एक चैप्टर जो पाठ दिए होते हैं, वैसे ही संविधान की जो इतनी मोटी बुक है उस बुक के एक एक चैप्टर को हम भाग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब जो नॉर्मली बुक पढ़ते हैं उसके एक एक पाठ को, एक एक चैप्टर को हम क्या कहते हैं? संविधान की दृष्टि से उसे भाग कहते हैं। इज दैट क्लियर? और अनुच्छेद क्या है? जैसे कि कोई नॉर्मली बुक के एक चैप्टर में जैसे कुछ पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऐसे करके दिए जाते हैं ना, वैसे ही संविधान के जो किसी एक भाग में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको हम अनुच्छेद कहते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, जब हम भी जूनियर हाई स्कूल में थे तब भाग, अनुच्छेद, धारा इन सब में बिल्कुल भी अंतर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज समझ में आ गया है तो सोचा थोड़ा आप भी समझ लें, जो नहीं जानते वो समझ लें। ठीक, तो भाग और अनुच्छेद में क्लियर हो गया। अच्छा, जो भाग है भाग जाने वाला भाग नहीं है। अच्छा, आपने कभी गौर किया है जैसे कि कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज करके बोल दिया जाए तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि अब यही भाग है, अब हम इसको ऐसे बोल रहे हैं भाग, तो ये क्या समझ में आ रहा है कि हम किसी को खदेड़ रहे हैं। अब इसको शालीनता से बोल रहे हैं भाग, मतलब यह क्या समझ में आ गया कि यह है पार्ट। बात समझ में आ रही है? वैसे ही कुछ और शब्द होते हैं, जैसे कि एक वर्ड है अच्छा। अच्छा एक वर्ड है, अब हम इसको कई एक्सप्रेशन से बोल सकते हैं, जैसे कि अच्छा, अच्छा, ओ अच्छा। मतलब देखिए एक ही शब्द है लेकिन उससे क्या कई प्रकार के उससे मीनिंग्स आ जा रहे हैं, कई प्रकार के अर्थ आ जा रहे हैं। ठीक, आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा क्या है? तो भाग और अनुच्छेद अच्छे से क्लियर हुआ। अब आते हैं मूल अधिकार को अच्छे से समझते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक, मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार वह अधिकार होता है जो हमको जन्म से ही मिल जाता है। मतलब मूल अधिकार एक छोटे से बच्चे को भी है और एक 80 साल के बुजुर्ग को भी यह मूल अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि मूल अधिकार का अगर आपसे हनन हो रहा है, आप पर कोई दबाव दे रहा है या आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, नॉर्मल अगर केस होता है तो सबसे पहले क्या कहाँ जाते हैं हम लोग? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कुछ बात नहीं बनी तो कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यदि आपके मूल अधिकार का हनन हो गया तो आप डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यह बहुत बड़ी खासियत होती है मूल अधिकार की। इज दैट क्लियर? अच्छा, जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो उसको रोकना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे कि इस मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। किसके आदेश से? राष्ट्रपति के आदेश से इसको निलंबित किया जा सकता है। जब आचार संहिता लागू होता है, जब चुनावी माहौल होता है तो उससे कुछ दिन पहले सभी पुलिस तैनात हो जाते हैं। कहीं पर भी आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शन करना आपका मूल अधिकार है। ठीक है, इसको आगे हम क्लियर करेंगे। लेकिन यह समझ जाइए कि जब अति हो जाती है
उस समय कौन से शासन हो जाती है, आचार संहिता के समय एक पुलिस शासन करने लगती है। बात समझ में आ रही है। तो उस समय अगर आप प्रदर्शन करने के लिए निकल गए, हमारी मांगे पूरी हो, तो ऐसी मांग पूरी होगी कि फिर दोबारा मांगने लायक नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको निलंबित कब कर दिया जाता है, राष्ट्रपति जब आदेश देगा तब इसको निलंबित किया जाता है। ठीक है, और संसद इसको खत्म कर सकता है। जैसे कि हमारा 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन संसद द्वारा इसे खत्म कर दिया गया, इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, मतलब जो आपकी संपत्ति है वह आपका उस पर पूरा अधिकार नहीं है, उसका अधिकार किसका है, कानून का है। कानून जब चाहे आपकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। बात समझ में आ रही है। तो संपत्ति का अधिकार खत्म करके क्या बना दिया गया है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो मूल अधिकार को खत्म कौन कर सकता है, संसद खत्म कर सकता है, और राष्ट्रपति उसे कुछ समय के लिए निलंबित कर सकती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो समझ में आ ही गया है। मूल अधिकार को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। यह नैसर्गिक अधिकार है, मतलब यह जन्म से ही मिलने वाला अधिकार है। ठीक, इसकी रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी आप केस आप जाकर अपनी मांग को बता सकते हैं, आपके अगर मूल अधिकार का हनन हुआ है तो। अगर आपके नज़दीक हाई कोर्ट है तो आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं शुरू से मूल अधिकार को। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है ना, तो हम शुरुआत से ही मूल अधिकार को देखते हैं। अनुच्छेद 12 क्या है। देखिए, अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की बात की गई है, मूल अधिकार के अल्पीकरण की बात। अल्पीकरण का मतलब क्या हुआ कि आपके मूल अधिकार वहीं पे खत्म होते हैं जहां किसी और का मूल अधिकार का हनन होता हो। जैसे ऐसे समझिए, अगर आप छड़ी लेकर रोड पे चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि छड़ी को लेकर यदि आप घुमाते हुए चल रहे हैं तो इससे किसी और को डिस्टरबेंस हो सकती है, कोई और आपसे परेशान हो सकता है, इसलिए उसके मूल अधिकार का वहाँ पे हनन हो रहा है। तो वहाँ पे वह अल्पीकरण के तहत आप पर कार्यवाही करवा सकता है। बात समझ में आ रही है। अनुच्छेद 13 में क्या बात कही गई है, अल्पीकरण के बात कही है। अनुच्छेद 14 की क्या बात कही गई है कि यह विधि के समक्ष समानता रखेगा। मतलब कि यदि आप कोर्ट में कोई दरोगा हो या पुलिस हो, कोई मंत्री का बेटा हो या किसान का बेटा हो, अगर वहाँ पे अगर केस चली गई तो सभी के लिए समान रूप से कानून लगेंगे। सभी को, अगर कोई दोषी है या निर्दोष है, उसको सभी को बराबर रूप से वकील रखने का अधिकार यह सब दिया जाता है, क्योंकि सबको क्या है, आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समान रूप से समानता दी गई है। बात समझ में आई। अब अनुच्छेद 15 क्या है, आर्टिकल 15, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, शायद देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। आर्टिकल 15 यह कहता है कि आपको जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। किस पे, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, अगर कोई आपके साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करता है तो आप उनको आर्टिकल 15 के तहत उन पर कार्रवाई करवा सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि नहीं, शायद यह भारत की ही, आप लोगों को पता होना चाहिए यह चीज़, इतिहास उठाकर देखिएगा, भारत की ही यह घटना है। केरल के एक कोई गांव है, गांव का भी नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे औरतों को इतना लिंग भेद इतना ज़्यादा था और जातिवाद इतना चरम सीमा पर थी कि औरतों को अपने औस्तन ढकने तक का वहाँ पे अधिकार नहीं था। अगर कोई औरत अपनी औस्तन ढक रही थी तो उसको वहाँ पे उसको टैक्स देना पड़ता था। यह घटना भारत की है, कितनी शर्मनाक घटना है, सोचकर ही ऐसा लगता है कि मतलब यह क्या इंसानियत हो रही थी कि दरिंदगी हो रही थी। अभी खैर बहुत चीज़ ठीक है, खैर बहुत चीज़ों में बदलाव आ चुका है। आज से अगर 50 साल पहले जाकर देखा जाए तो आज इसी भारत देश में कहीं जाति के आधार पर अगर उच्च कोई व्यक्ति है तो उसके सामने कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति नहीं बैठ सकता था। ऐसा होता था तो अगर कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति अगर कुछ किसी के सामने बैठ गया, किसी उच्च वर्ग के सामने, तो उसको इतना मारा जाता था कि वह दोबारा से ऐसी हरकत करने की सोचता भी नहीं था। मतलब एक ऐसी परंपरा चली आ रही थी जिसका मतलब कोई नहीं
आदि था नहीं कोई अंत था। इसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि कौन क्या करे। आज भी कहीं गांव में, कहीं ग्रामीण क्षेत्र में, कहीं ऐसे क्षेत्रों में होता है अभी भी जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको कोई नहीं दबाएगा। आप जब एक होता है ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिया है उतना दहाड़ा है। अगर आपके पास विद्वत्ता है, यदि आप जानते हैं अपने अधिकार को, तो आप कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी आपको नीचा नहीं दबाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अपने आप को सशक्त करने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक चीज़ होता है। लाइट भी आ गई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अपने आप को आप सशक्त रखिए, अपने आप को हमेशा सुदृढ़ रखिए कि हम जो भी जाने उसको अच्छे से उपयोग कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो क्या था अनुच्छेद 15 कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपस से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान समझ में आ ही रहा है। जैसे कि अभी भी कई क्षेत्रों में, जैसे कि यूपी और बिहार को अगर किसी थोड़ा विकसित क्षेत्र मान लिया जाए एक तरह से, जैसे मुंबई या दिल्ली ये सब क्षेत्रों में चला जाए, हालांकि विकसित है नहीं, जितना कहा जाए उतना विकसित है नहीं, लेकिन फिर भी एक तरह से मान के कहा जाए तो वहाँ पर लोग भेदभाव करते हैं कि ये तो यूपी वाला लड़का है, ये तो बिहारी है, ऐसे होता है ना। तो अगर जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव कर रहा है तो उस पर भी किसके तहत कार्रवाई हो सकती है? अनुच्छेद 15 के तहत। बात समझ में आ रही है? अनुच्छेद 16 कहता है कि अवसर की समानता रहेगी। लोक नियोजन मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी कर्मचारियों के तहत सबको समान रूप से अवसर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तब कुछ वर्गों को आरक्षण क्यों दिया जाता है? अच्छा, हम आपको एक बात बताते हैं, एक होता है नकारात्मक भेदभाव, एक होता है सकारात्मक भेदभाव। नकारात्मक भेदभाव क्या है? जैसे कि अगर कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की जा रही है, यदि आप एक अच्छे अवधि के हैं तो भी आपको आरक्षण मिल रहा है, तो यह एक नकारात्मक भेदभाव हुई। सकारात्मक भेदभाव क्या होगी? जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पे लाइन लगा है, अगर मान लीजिए कि टिकट कटाने के लिए ही लाइन लगा है, तो अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसे हमको लगता है एक मानवीय दृष्टि से कि उसको पहले ही मिल जाना चाहिए, पहले ही टिकट मिल जाना चाहिए। बेचारा एक तो ऐसे ही लंगड़ा है, चल नहीं पा रहा है, फिर भी उसको एक लाइन में लगाया जा रहा है। मतलब एक अजीब टाइप से नहीं लग रहा है कि मानव रूप से ठीक नहीं है। उसको थोड़ा सा आरक्षण देकर आगे किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा पहले टिकट मिल जाना चाहिए। यह होती है सकारात्मक भेदभाव। वैसे ही जब जाति परंपरा थी तो जातिगत रूप से इतने भेदभाव थे कि उनको अगर उठने का मौका ना दिया जाए तो एक तरह से यह एक नकारात्मक भेदभाव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी आप लोगों को पता होगा, अभी तो केरल की घटना बताए ही हैं। एक और घटना होती थी प्राचीन काल में कि जो नीच वर्ग के, निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको पीछे अपने क्या कहते हैं, झाड़ू बांध कर चलना पड़ता था। जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते को साफ करते हुए गुजरेंगे वो लोग। सोच सकते हैं यह क्या हो रही थी पहले के ज़माने में। अभी बहुत कुछ ठीक है, एक बहुत अच्छी पीढ़ी में हम चल रहे हैं हम लोग, और आज के समय में तो ज़्यादा भेदभाव है नहीं, फिर भी जहाँ भेदभाव है उसको ख़त्म करना चाहिए हमको। यदि आप एक उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं या निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन यदि आप जिस जाति के हैं उस जाति के ही बस सपोर्टर बने रहेंगे, जिस जाति के हैं उसी जाति को बढ़ावा देते रहेंगे, तो कभी भी भेदभाव खत्म नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आरक्षण खत्म हो जाए, बिल्कुल समानता आ जाए, तो आप कभी भी किसी के साथ भी अपनी जाति को बढ़ावा देने की बात न करें। यदि जाति को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो वही फिर से होगा, ठीक है? क्योंकि आज के समय में बहुत लोग अपनी जाति को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। एक से एक यहाँ पे जिला अध्यक्ष, यहाँ पे युवा अध्यक्ष, यहाँ पे ये क्या कहते हैं बड़े बड़े क्रांतिकारी बन रहे हैं, ये सब इन्हीं सब को लेकर। तो जातिगत रूप से नहीं, अगर कुछ अच्छा परोपकारी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक संगठन बनाइए। जातिगत रूप से संगठन बनाने की हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यह ना करिए। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं, खैर टॉपिक पे आते हैं। 16 तक तो कंप्लीट हो गया, अब 17 और 18 को देखते हैं। अनुच्छेद 17 में यह बात कही गई है कि आपके साथ कोई भी छुआछूत या अस्पृश्यता नहीं कर सकता।
यदि ऐसा कोई कर रहा है तो यह कानूनन अपराध है, यह आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आप उस पर अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के तौर से उस पर कार्रवाई करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो छुआछूत पहले होता था, अब यह खत्म हो चुका है। अनुच्छेद 18 यह कहता है कि उपाधि नहीं रहेगी, कोई भी व्यक्ति उपाधि अपना नहीं रखेगा। जैसे कि जब अंग्रेज जब थे तो उस समय लॉर्ड की उपाधि, सर की उपाधि, ऐसी प्रकार की उपाधियां लोगों को लुभाने के लिए देते थे कि लोग उनसे अट्रैक्टेड रहें और उनकी बातों को अच्छे से सुने। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने अपने सर की उपाधि का त्याग कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो उपाधियों का अंत हो गया है, उपाधि अब कोई नहीं लगा सकता। ठीक, अब कुछ लोगों को कहते हैं कि यह डॉक्टर की उपाधि, फिर से क्या कहते हैं मैनेजर सैनेजर की, ये सब की उपाधि लगाते हैं कुछ लोग। तो डॉक्टर एक क्या कहते हैं, एक सम्मान है, उपाधि नहीं है। डॉक्टरेट की उपाधि यदि आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर की उपाधि एक सम्मान हुई, न कि एक उपाधि। बात समझ में आई? तो लगभग अगर आप देखने का प्रयास करें तो 14 से लेकर 18 तक जितने भी हमने मौलिक अधिकार को बताया, मूल अधिकार को बताया, इन सभी में एक कॉमन बात यह आ रही है कि सब में समानता की बात को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक को हम समानता या समता का अधिकार के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ गई? तो मूल अधिकार हमारा आज यहाँ तक 14 से लेकर 12 से लेकर 18 तक कंप्लीट हुआ है। आगे इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम 19 से लेकर और आगे जितने भी अनुच्छेद होंगे उनको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आनंद लेते रहिए।